वेलकम बच्चों, माय नेम इज प्रमोद कुमार। वेलकम टू एनआईटी साइंस क्लासेस। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों को जैविक अणु का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें आप लोगों को बताने जा रहे हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में। इससे पहले वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन का प्रकार और प्रोटीन के बारे में पूरा जानकारी आपको दे दिए थे और जैविक अणु फर्स्ट और सेकेंड वीडियो में जैविक अणु के बारे में पूरा डिटेल है कि जैविक अणु क्या होता है। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वीडियो में कार्बोहाइड्रेट के बारे में है और 6, 7, 8 वीडियो में प्रोटीन के बारे में है। अब ये 9th वीडियो में न्यूक्लिक अम्ल अब स्टार्ट हो गया। न्यूक्लिक अम्ल, तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पूरा जानकारी लेंगे क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल से रिलेटेड ही न्यूक्लिक अम्ल से ही सभी चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में बढ़िया से हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज जो किया था सबसे पहले फ्रेडरिक मिसर ने की थी। फ्रेडरिक मिसर ने की थी। याद रखना है नाम कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिसर ने किया था। ठीक है, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट नाम, फ्रेडरिक मिसर ने किया था। इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। इन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। न्यूक्लिक अम्ल को इन्होंने इसे न्यूक्लिक नाम दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि अल्टमान एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो 3 घटकों से बना होता है। न्यूक्लिक अम्ल 3 घटक से बना होता है। एक होता है शर्करा, दूसरा होता है नाइट्रोजन क्षार और तीसरा होता है फास्फेट समूह। याद रखना है, न्यूक्लिक अम्ल 3 घटकों से बना होता है, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और तीसरा फास्फेट समूह। ठीक है, से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने इसे अम्लीय प्रवृत्ति के कारण, मतलब इसमें जो होता है एसिड की मात्रा पाया जाता है, तो इसलिए अम्लीय प्रकृति के कारण या प्रवृत्ति के कारण इन्होंने इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। याद रखना है, न्यूक्लिक अम्ल का नाम किन्होंने दिया, तो अल्टमान ने दिया। अल्टमान ने, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार ऑब्जेक्टिव आया हुआ है। तो न्यूक्लिक अम्ल नाम किन्होंने दिया, अल्टमान ने। इन्होंने ये भी बताया कि न्यूक्लिक अम्ल कितने घटकों से बना होता है, 3 घटक से। याद रखना है नाम, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह। क्लियर है बात। अब बात करते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल आखिरकार क्या है। न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वृहत जैव अणु होता है। याद रखना है, वृहत बड़ा जैव अणु जो होता है वो न्यूक्लिक अम्ल होता है। वो किससे बना होता है, तो न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। याद रखना है कि बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। फिर से हम बोल रहे हैं, सबसे पहले याद रखना है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिक अम्ल की खोज किया था। इस साइंटिस्ट का नाम है फ्रेडरिक मिसर। याद रखना है, ठीक है। इन्होंने इन्हें न्यूक्लिन नाम दिया था। तो याद क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लिक अम्ल को न्यूक्लिन किन्होंने नाम दिया, तो नाम दिया है ये फ्रेडरिक मिसर ने। ठीक है, याद रखना है। अल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल के बारे में ये बताया कि ये जो होता है 3 घटक से बना होता है, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह। ठीक है, इन्होंने ये भी बताया है कि ये इसका जो प्रवृत्ति होता है, न्यूक्लिक अम्ल का जो प्रवृत्ति होता है या प्रकृति जो होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, इसलिए उन्होंने नाम रख दिया न्यूक्लिक अम्ल रख दिया है। क्लियर है। और न्यूक्लिक अम्ल और न्यूक्लियोटाइड्स, ध्यान से समझना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, तो हम लोग अब जो बात करेंगे वो केवल और केवल अभी बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पूरा जानकारी अगर मिल गया तो न्यूक्लिक अम्ल, ये ऐसा न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे जोड़ देंगे तो न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या है। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग न्यूक्लियोटाइड्स। देखिए, हम बताएं क्या है, समझ लीजिए थोड़ा, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल बनता है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर के न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा। तो न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में अगर पढ़ लेंगे पूरा डिटेल से तो न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पूरा जानकारी हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है, सबसे पहले ये सूक्ष्म जैव अणु होता है। याद रखना है, सूक्ष्म जैव अणु होता है ये। ठीक है, और न्यूक्लिक अम्ल जो होता है बृहद जैव अणु होता है।
वृहत जैव अणु होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये छोटे छोटे जैव अणु के रूप में मिलते हैं और बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स जब मिला देंगे तो न्यूक्लिक अम्ल मिल जाएगा। तो ये बहुत छोटे छोटे जैव अणु मिल करके एक वृहत जैव अणु का निर्माण करता है। क्लियर है बात? समझ में आया कि न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके क्या बनाएगा? न्यूक्लिक अम्ल। इसलिए न्यूक्लियोटाइड्स को हम लोग बोलते हैं सूक्ष्म जैव अणु और न्यूक्लिक अम्ल को बोलते हैं वृहत जैव अणु, क्योंकि बहुत सारे सूक्ष्म जैव अणु मिल मिलकर एक क्या बनाएगा? न्यूक्लिक अम्ल बनाएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृहत जैव अणु के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो 3 समूह मिल करके बना होता है। पहला फास्फेट समूह, दूसरा पेंटोज शर्करा और तीसरा नाइट्रोजन क्षार। याद रखना है, अल्टमान ने भी यही बोले थे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है वो 3 चीज से मिलकर के बना होता है, एक फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, तो एक एक के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फास्फेट समूह। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स किससे बना होता है? 3 चीज से बना होता है, फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार। अब हम लोग बात करेंगे फास्फेट समूह का। फास्फेट समूह जो पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में, जो पाया जाता है वो PO4 के रूप में पाया जाता है। याद रखना है, फास्फेट समूह PO4 के रूप में पाया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स में। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा नाम से पता है, पेंटोज, पेंटोज का मतलब हुआ 5। ठीक है, तो 5 कार्बनीय शर्करा होता है ये, पंचकार्बनीय शर्करा। पंचकार्बनीय शर्करा क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेंटोज मतलब 5 कार्बन का एक श्रृंखला बना होता है। किसमें? पेंटोज शर्करा में। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है राइबोज और एक होता है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, एक होता है राइबोज और दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज। अब ध्यान से समझना है, इस पेंटोज शर्करा पंचकार्बनीय शर्करा होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, समझते हैं। ये राइबोज जो होता है आगे चल करके ये आरएनए बनाने का काम आता है और ये डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो आगे चल के वो डीएनए बनाने का काम आता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं राइबोज का संरचना। याद रखना है, राइबोज का संरचना और डीऑक्सीराइबोज का संरचना में अंतर क्या है। यहाँ पे नंबरिंग दे देते हैं, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5। दोनों में अंतर हम बता रहे हैं। राइबोज में दूसरा कार्बन पे अल्कोहल समूह जुटा हुआ रहता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज के दूसरा कार्बन पे हाइड्रोजन ग्रुप जुटा हुआ रहता है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर पहले ही हम बता रहे हैं कि राइबोज में दूसरा कार्बन पे अल्कोहल समूह जुटा हुआ रहता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में दूसरा कार्बन पे हाइड्रोजन समूह जुटा हुआ रहता है। ये है अल्कोहल समूह और ये है हाइड्रोजन समूह। क्लियर है? अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या आता है उसको ध्यान से समझना है। ठीक है, यहाँ पे देखना है, सबसे पहले राइबोज का बात कर रहे हैं। राइबोज में दूसरा कार्बन पे अल्कोहल पाया जाता है, ये याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया हुआ है। दूसरा और तीसरा कार्बन पे अल्कोहल समूह जुटा हुआ रहता है राइबोज में। राइबोज के दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन पे अल्कोहल समूह जुटा हुआ रहता है। ठीक है, और 5वां कार्बन पे भी अल्कोहल समूह जुटा हुआ रहता है। मतलब दूसरा, तीसरा और 5वां कार्बन पे अल्कोहल समूह जुटा हुआ रहता है राइबोज में, जबकि डीऑक्सीराइबोज में केवल तीसरा और 5वां कार्बन पे अल्कोहल समूह जुटा हुआ रहता है। ठीक है, दोनों में अंतर केवल और केवल इसमें राइबोज के दूसरा कार्बन पे अल्कोहल समूह, जबकि डीऑक्सीराइबोज के दूसरा कार्बन पे हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है बात? ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आ गया। ये ऑब्जेक्टिव बहुत बार आया हुआ है। ये आगे चल करके आरएनए का निर्माण करेगा, ये आगे चल करके डीएनए का निर्माण करेगा। अब यहाँ पे बात है कि पेंटोज शर्करा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पेंटोज शर्करा का मतलब क्या होता है कि 5 कार्बन होना चाहिए। तो गिनती करते हैं, 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन। इसमें भी 5 कार्बन, क्योंकि पेंटोज शर्करा का ही प्रकार है दोनों। तो 1 2 3 4 और 1 5 कार्बन, दोनों में 5-5 कार्बन ही रहता है। ठीक है, और ये जो रहता है एक साइकिल के रूप में बना हुआ रहता है, क्लोज साइकिल के रूप में बना हुआ रहता है। याद रखना है ये। ठीक है, एक साइकिल के रूप में रहता है। तो ये था फास्फेट समूह,
ये फास्फेट समूह जो PO4 के रूप में रहता है, पेंटोज शर्करा जो पूरा डिटेल बता दिए हैं कि 2 प्रकार का होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज, ये दोनों बता दिए। अब हमको बताना है नाइट्रोजन क्षार, ठीक है। इसके बारे में अभी बताते हैं कि नाइट्रोजन क्षार क्या होता है। अब ये तीनों मिल करके एक न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेगा और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके न्यूक्लिक अम्ल बनाएगा। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन क्षार के बारे में, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, ठीक है। अब बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार के बारे में। फास्फेट समूह बता दिए, पेंटोज शर्करा बता दिए। अब तीसरा है न्यूक्लियोटाइड का तीसरा समूह है, वो है नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है, एक पिरिमिडीन और एक होता है प्यूरिन, ठीक है। एक पिरिमिडीन होता है और एक होता है प्यूरिन। पिरिमिडीन जो होता है षष्ठभुजीय होता है और प्यूरिन जो होता है द्विचक्रीय होता है। देखिए ये जो है षष्ठभुजीय 6 भुजा है, 1 2 3 4 5 6, और ये है द्विचक्रीय, एक और एक, 2 चक्र, द्विचक्रीय मतलब 2 चक्र है इसमें। क्लियर है बात। अब बात करते हैं हम लोग कि पिरिमिडीन जो होता है, पिरिमिडीन का 3 प्रकार है, एक है थायमिन, एक है साइटोसिन और तीसरा है यूरेसिल, ठीक है। फिर से हम बोल रहे हैं, पिरिमिडीन का 3 भाग है, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं प्यूरिन। प्यूरिन का 2 भाग होता है, एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन। क्लियर है बात। अब यहाँ पे बात करेंगे थायमिन। थायमिन जो है षष्ठभुजीय होता है, ये षष्ठभुजा है, ठीक है। इसमें जो होता है यहाँ पे एक समूह लगा हुआ रहता है, कीटोन समूह, ठीक है। यहाँ पे एक अमोनिया समूह लगा हुआ रहता है और एक यहाँ पे नाइट्रोजन समूह लगा हुआ रहता है। क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं थायमिन। साइटोसिन में यहाँ पे जो कीटोन था वो ये ऊपर आ गया कीटोन, एक अमोनिया और एक नाइट्रोजन के जगह पर यहाँ पे एक लगा हुआ रहता है, एक कीटोन समूह यहाँ पे भी लगा हुआ रहता है, ठीक है। और ये है अमोनिया। क्लियर। इस प्रकार से यूरेसिल, यूरेसिल में क्या है, ये सब संरचना के साथ साथ एक संरचना बढ़ जाता है इसमें, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप यूरेसिल में बढ़ जाता है। अब बात करते हैं हम लोग एडेनिन। एडेनिन जो होता है द्विचक्रीय होता है, ये द्विचक्रीय है, ठीक है। ये द्विचक्रीय के साथ साथ एक जो होता है ये पंचभुजीय, एक मिला हुआ रहता है, एक षष्ठभुजीय, दोनों आपस में मिक्स रहता है, एक पंचभुजीय और एक षष्ठभुजीय। ग्वानिन भी यही होता है कि एक पंचभुजीय होता है और एक होता है षष्ठभुजीय। ये इसका एक जो भुजा होता है, दोनों का एक भुजा जो होता है वो कॉमन होता है। इसमें देखिए कि एक भुजा ये षष्ठकोणीय में भी और पंचभुजीय में भी एक भुजा जो है कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो ये है नाइट्रोजन क्षार। याद ये रखना है कि पिरिमिडीन का 3 प्रकार होता है, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, और प्यूरिन का 2 भाग होता है, एडेनिन और ग्वानिन। इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। इससे ऑब्जेक्टिव जो है ये संरचना से नहीं पूछता, ऑब्जेक्टिव इस तरीके से पूछता है कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है, ठीक है। कौन सा नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है, या तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन के अंतर्गत नहीं आता है। तो जिसमें अगर अंतर्गत नहीं आता है, जिसमें इन दोनों में से एक ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और जिसमें अगर बोलेगा कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार पिरिमिडीन के अंतर्गत आता है, इसमें तीनों में से एक दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है बात, समझ में आ गया। इसी तरीके से इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि प्यूरिन जो होता है, कौन सा प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार है, तो इसमें से एक ऑप्शन रहेगा एडेनिन और ग्वानिन में से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा हुआ है कि प्यूरिन का संरचना किस प्रकार होता है, तो द्विचक्रीय होता है, और पिरिमिडीन का जो संरचना होता है वो षष्ठभुजीय होता है। याद रखना ये चीज़। तो यहाँ पे तीनों के तीनों न्यूक्लियोटाइड्स का तीनों प्रकार बता दिए, फास्फेट समूह, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार। अब बात करेंगे हम लोग कि किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड्स का संरचना पाया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब बात करते हैं हम लोग कि आखिरकार ये तीनों मिलकर के फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा मिलकर के किस प्रकार से न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो देखिए ये जो संरचना दिख रहा है ना, ये संरचना यहाँ पे
CH3OH, इसका से H समूह निकला, फास्फेट समूह जुड़ गया। तो यहाँ तक ये जो संरचना था, ये संरचना का मैं बात कर रहा हूँ, ये संरचना, ठीक है। ये संरचना जो था वो क्या था, ये संरचना जो है इसको हम लोग बोलते हैं पेंटोज शर्करा। बताए थे अभी कि ये क्या होता है, पेंटोज शर्करा। पेंटोज शर्करा दो प्रकार का होता है, एक राइबोज और एक डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में हम क्या बताए थे कि दूसरे कार्बन पर अल्कोहल समूह जुटा हुआ रहता है। तो ये पेंटोज शर्करा जो है वो राइबोज वाला पेंटोज शर्करा है। क्लियर हो गया बात। अब यहाँ ध्यान से समझना कि इसके प्रथम कार्बन पे ये जो जुड़ा हुआ रहता है ये है नाइट्रोजन क्षार। अभी हम बताए थे कि नाइट्रोजन क्षार जो होता है दो प्रकार का, और दो में एक का 3 और एक का 2 था, तो टोटल नाइट्रोजन क्षार कितना था, 5। ठीक है। अगर राइबोज शर्करा हम लोग बना रहे हैं, मतलब राइबोज शर्करा अगर हम लोग बना रहे हैं, तो कहने का मतलब कि अगर डीएनए बनाना है आगे चल के न्यूक्लिक अम्ल से, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल से अगर डीएनए बनाना है तो हम लोग 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार यूज करते हैं। ATGC, ठीक है, डीएनए में ATGC, और आरएनए में AUGC करते हैं। ठीक है। ATGC का मतलब क्या हुआ, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। आरएनए का मतलब क्या हुआ कि थाइमिन के जगह पर यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है। ठीक है। तो ये राइबोज शर्करा है यहाँ तक। यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार, राइबोज शर्करा है तो नाइट्रोजन क्षार के रूप में AUGC जुटा हुआ रहेगा। ठीक है। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन, ये चारों में से कोई भी नाइट्रोजन क्षार यहाँ पे जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ पे होता है फास्फेट समूह। ये है फास्फेट समूह, इसको हम लोग बोलते हैं फास्फेट समूह। आपको हम क्या बताए थे, इससे पहले हम बता चुके हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज से मिलकर के बना होता है। एक नाइट्रोजन क्षार, ये है नाइट्रोजन क्षार जो पहला कार्बन पे लगा हुआ है। दूसरा पेंटोज शर्करा, ये पूरा संरचना किसका है, पेंटोज शर्करा का। और ये है फास्फेट समूह। तो तीनों चीज मिलकर के क्या बना दिया, न्यूक्लियोटाइड बना दिया। तीनों चीज मिलकर के न्यूक्लियोटाइड बना दिया। क्लियर है बात। तो न्यूक्लियोटाइड में सब चीज दिख रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार, ये पहला कार्बन में नाइट्रोजन क्षार, ये है पेंटोज शर्करा और ये है फास्फेट समूह। इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से समझना है क्वेश्चन को, कि जब हम लोग न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं तो नाइट्रोजन समूह या नाइट्रोजन क्षार किस कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है। तो याद रखना है नाइट्रोजन क्षार पहला कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है। नाइट्रोजन क्षार पहला कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद फास्फेट समूह जो होता है 5वां कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है। 1 2 3 4 और ये 5, 5वां कार्बन पे फास्फेट समूह जुड़ा हुआ रहता है। पहला कार्बन पे नाइट्रोजन क्षार और 5वां कार्बन पे फास्फेट समूह जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है बात। ये पूरा का पूरा संरचना न्यूक्लियोटाइड का है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर के बना होता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह। बहुत बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि याद हो जाना चाहिए, एक एक चीज याद हो जाना चाहिए। नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट ग्रुप। नाइट्रोजन क्षार पहला कार्बन पे और पेंटोज शर्करा फास्फेट समूह 5वां कार्बन पे जुड़ा हुआ रहता है। क्लियर है। अब एक टर्म आता है, ठीक है, एक टर्म आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में एक चीज का फर्क है, केवल और केवल न्यूक्लियोटाइड में फास्फेट समूह जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में फास्फेट समूह जुड़ा हुआ नहीं रहता है। तो न्यूक्लियोसाइड किस किस से बनेगा, तो 2 चीज से बनता है, नाइट्रोजन क्षार या बेस, और दूसरा पेंटोज शर्करा। न्यूक्लियोसाइड 2 चीज से बना रहता है, जबकि न्यूक्लियोटाइड्स 3 चीज से बना होता है। क्लियर है बात। क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव जो आता है हम फिर से बता रहे हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि नाइट्रोजन क्षार न्यूक्लियोटाइड्स के कौन से कार्बन पे जुटा हुआ रहता है, तो पहला कार्बन पे। फास्फेट समूह किस कार्बन पे, तो 5वां कार्बन पे जुटा हुआ रहता है। क्लियर है। अब हम लोग बात करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड से हम लोग को क्या बनाना है, न्यूक्लिक अम्ल। हम बताए थे कि न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है सूक्ष्म जैव अणु होता है, जबकि न्यूक्लिक अम्ल जो होता है वो बृहद जैव अणु होता है। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिला करके न्यूक्लिक अम्ल बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक
ये एक न्यूक्लियोटाइड से, और यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड से। इसी प्रकार से बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से, ठीक है। अब बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेगा, एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करेगा, और यही न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए का निर्माण करता है। क्लियर है बात? यही न्यूक्लिक अम्ल आरएनए और डीएनए का निर्माण करता है। तो इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। ये पहला नाइट्रोजन क्षार है, ये पहला न्यूक्लियोटाइड्स है। दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स का जो फास्फेट समूह रहता है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड्स का जो फास्फेट समूह है वो पहला का तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। पहला का तीसरे नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। इसी तरीके से ये श्रृंखला एक के बाद एक बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जब जुड़ता है तो एक न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कर देता है। तो ये था न्यूक्लिक अम्ल, और न्यूक्लिक अम्ल से रिलेटेड इसका पूरा संरचना था जो कि हम इस वीडियो में आप लोगों को बता दिए। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से लिखें क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है। अब इसी से हम लोगों को आगे बनाना है डीएनए और आरएनए। क्लियर हो गया बात? तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।